यदि आपका मेंस में हर एक बार 25 या 30 मार्क्स से रह जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। इसी क्रम में एलएसडब्ल्यू का एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और इसका मॉडल आंसर देखेंगे कैसे आंसर को अप्रोच किया जाता है, क्या क्या इसमें कंटेंट हमें लिखना चाहिए और किस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। देखिए, सबसे मेन फोकस आंसर राइटिंग का है ना, वो स्ट्रक्चर है, नॉलेज का है ही नहीं। नॉलेज कम भी हो, यदि आपका आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो 100% आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और अब मेंस क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है एलएसडब्ल्यू का क्वेश्चन, बट यदि आप इसका स्ट्रक्चर समझ गए तो ये आपको GS1 एंड GS2 में भी, या आपका कोई और ऑप्शनल है उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है ये था, भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें और भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर टू सिविल सर्विस। मैं हूं आपका होस्ट मनोज भारती। तो देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट, पहले भी कोई भी आंसर लिखने से क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ यही है, पॉइंट हम क्वेश्चन देखें तो क्या दिमाग में पहले आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आना चाहिए कि डायरेक्टिव वर्ड इसमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड क्या है आपका, ये स्पष्ट करें और चर्चा करें। दो डायरेक्टिव वर्ड है, ठीक है, स्पष्ट करें और चर्चा करें। ठीक है, डिवाइड द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट। तो अब क्या है कि इसमें देखिए, दो पार्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन है। भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कह रहा है और वर्गीकरण, तो दो भाग में पहले से है ही। अब क्या करेंगे, इस दो भाग को और कितने भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं खुद से। एड्रेस द ईच पार्ट सेपरेटली, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मिक्स कर दिए, वर्गीकरण भी साथ में कर रहे हैं और फैक्टर इफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग एक साथ दे रहे हैं, नहीं, हर एक पार्ट को सेपरेटली आपको डील करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कीवर्ड। आपका जो कीवर्ड, जो आप भी जो भी कीवर्ड लिख रहे हैं उसका विजिबिलिटी होना चाहिए, या तो अंडरलाइन कीजिए उस कीवर्ड को, या कीवर्ड को ऐसे लिखिए कि वो दिखे, है ना। और जब दो लाइन लिख रहे हैं, पारा छोड़ रहे हैं, यदि पारा के अंदर में गैप होना चाहिए थोड़ा सा, सो डैट कि एग्जामिनर को पता चले कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। उसके बाद एक गुड इंट्रोडक्शन और एक गुड कंक्लूजन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑलमोस्ट आप तैयार करके पहले से रख सकते हैं। एग्जाम में जाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, कंक्लूजन मुझे क्या लिखना है। तो क्या होगा, जब मेन बॉडी लिखेंगे तो वहाँ पे कंटेंट कम होने का चांसेस है, या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो मेन बॉडी पे थोड़ा फोकस कम हो जाएगा, या तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप रेडीमेड तैयार रखिए। ठीक है, और उसके बाद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम पेंसिल शीट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। देखिए, डायरेक्टिव वर्ड जो था एलुसिडेट, मतलब स्पष्ट करना। स्पष्ट करने का मतलब क्या होता है, गिव द मोर एग्जाम्पल। आप इतना सारा उदाहरण दीजिए, इतना सारा एग्जाम्पल देखिए, क्लियरिटी कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि हाँ ओरिजिन हुआ था लेबर लेजिस्लेशन का और ये फैक्टर थे, ये कारक हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप इतना सारा एग्जाम्पल दीजिए कि इनको ये वैलिडेट करें। और दूसरा वाला जो पार्ट था क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था, डिस्कस। डिस्कस मतलब क्या होता है, डिस्कस देखते होंगे, डिस्कशन होता है न्यूज चैनल पे, क्या होता है, विचार विमर्श। ठीक है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन, एकदम इन डेप्थ जाके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं आप। कहने का मतलब ये दो चीज़ है। ठीक है, तो जब आप कीवर्ड आप समझ गए, ठीक है, अब आइए कि क्वेश्चन को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ ध्यान देना है, ये देखिए 50 मार्क का क्वेश्चन था। देखिए 50 मार्क का क्वेश्चन में आपको 5 से 6 पेज भरना है, और भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि कंटेंट जो है ना वो टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट ही हो। ऐसा नहीं कि पेज भरने के नाम पे कि जो चीज़ आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं वही मेन बॉडी में भी लिख रहे हैं, वही कंक्लूजन में भी रोटेट कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा और वहाँ मार्क्स कटने का चांसेस है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम 5 से 6 पेज विथ लिमिटेड नॉलेज भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि 50 मार्क में 5 से 6 पेज आप भरिए। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टिव वर्ड हम समझ लिया। अब क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट में कैसे डिवाइड करें। देखिए, अब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लिखा हुआ है। अब इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिया। देखिए, कोई चीज़ यदि ओरिजिन हो रहा है ना, कोई चीज़ यदि ओरिजिन हो रहा है कोई चीज़, फिर इसके बाद ये डेवलप हुआ होगा। ठीक है, यहाँ ओरिजिन हुआ, आगे बढ़ के डेवलप होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो इसको हेल्प किए होंगे इसके डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो देखिए, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ओरिजिन, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, डेवलप होकर कहाँ पहुँच गया है,
और कौन कौन सा फैक्टर इसको हेल्प किया डेवलप होने में। समझ गए इस बात को? देखिए, तो इसको फर्स्ट क्या है, फर्स्ट राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। और ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब इवोल्यूशन, कहाँ से शुरू हुआ और डेवलप होकर कहाँ पहुँच गया। ठीक है, देन फैक्टर हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। तो आपके पास देखिए जितना सब हेडिंग में आप डिवाइड करेंगे ना, देखिए 50 मार्क्स है ना क्वेश्चन, 50 मार्क का क्वेश्चन में आप कम से कम 5 मेजर हेडिंग होना चाहिए आपके पास, अदर देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जब 5 सब हेडिंग्स देंगे, मेजर सब हेडिंग्स देंगे, तो हर एक सब हेडिंग्स में यदि आपको 7 मार्क्स, 6 या 7 मार्क्स मिलेगा तो 30 to 35 मार्क्स आराम से यहाँ पे आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का था वो था क्या था, क्लासिफिकेशन और लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो भाई आंसर देखते, देखिए थंब रूल है आंसर का, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, एक मेन बॉडी लिखना और एक कंक्लूजन लिखना। ये तो थंब रूल है, सबको पता है। तो इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी याद करके रखे हुए थे, उसको लिख दीजिए। कंक्लूजन भी आपका प्रोग्रेसिव होगा, एंड मेन बॉडी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में आप पहले आप फर्स्ट पार्ट लिख दिए ओरिजिन, ठीक है, फिर आप लिखिए इसका डेवलपमेंट, फिर लिखिए फैक्टर इफेक्टिंग इट्स डेवलपमेंट, और फिर जो आपका चौथा पार्ट होगा वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब ऐसे चार मेजर सब हेडिंग्स हुआ, और फिर हम देखेंगे कि ओरिजिन में हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन में क्या हम डायग्राम डाल सकते हैं, क्या डेवलपमेंट में हम क्या क्या डाल सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग में क्या डाल सकते हैं, और कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखिए, एक इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा गया है। तो इंट्रोडक्शन देखिए 3 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका डेटाबेस, कि कोई डेटा दे के लिख दीजिए कि हाँ इतना % है, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद होगा तो डिफाइन कर दीजिए कि टॉपिक जो है वो डिफाइन कर दीजिए, या इसका कोई करेंट इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक है उससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका लेबर लेजिस्लेशन का पहले डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, कि लेबर लेजिस्लेशन होता क्या है, और साथ साथ देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिन। तो मैं क्या किया यहाँ पे कि ओरिजिन की लैंडमार्क मॉडर्न लेबर लेजिस्लेशन आपका इनेक्ट हुआ था सबसे पहला 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, उसका नाम था फैक्ट्री एक्ट। उससे पहले भी 2 एक्ट आए थे, अप्रेंटिस एक्ट एंड फेटल एक्सीडेंट एक्ट, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हो गया और डेफिनेशन हो गया, दोनों के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख दिए। कोई भी जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। उसके बाद सब हेडिंग्स में क्या देना, देखिए ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पहला सब हेडिंग होगा। और ओरिजिन, जब कोई चीज़ ओरिजिन हो रहा है, यहाँ डायग्राम का स्कोप है, और डायग्राम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल डायग्राम भी बना सकते हैं। वर्टिकल बनाने में भी वर्टिकल बना लीजिए, चाहे सर्कुलर ही बना सकते हैं इस टाइप का, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मॉडर्न इंडस्ट्री आया, इमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास हुआ, फिर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आ गए, तो लेबर लीडर भी बहुत सारे इमर्ज हुए, इंडस्ट्रियल इनस्टेबिलिटी आना शुरू हो गया, स्ट्राइक होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, तो मजबूरी में आके लेबर लेजिस्लेशन का इनेक्टमेंट शुरू हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ओरिजिन हो गया। अब इसका डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में फिर एक डायग्राम डाल दीजिए। डेवलपमेंट 1850 से 1919 तक, आईएलओ के गठन से पहले, आईएलओ के बाद, फिर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या हुआ। तो ऐसे करके एक सिस्टमेटिक डायग्राम में आप दिखा दीजिए, और उसके अंदर हर एक में एक दो पॉइंट आप डालते चले जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो हिडन पार्ट था उसको हमने लिखा है। ठीक है, ये हिडन पार्ट था। देखिए ओरिजिन के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन ओरिजिन इसका हिडन पार्ट था, लेकिन ओरिजिन आपने लिख के इस क्वेश्चन को और वैलिडेट कर दिया। अब आज ये मेन मुद्दे पे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 अप्रोच से आप लिख सकते हैं। एक तो है कि फैक्टर को डिवाइड कर दीजिए सब ग्रुप में, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर, जो कि पेस्टल एक कोड चलता है, सबको पता होगा कि पेस्टल कोड है एक, जो कि इसके लिए लिखा जाता है। ठीक है, और अदर है कि रैंडम आप जो भी आपके समझ में आ रहा है उसको लिख दीजिए। देखिए यदि पेस्टल फार्मूला को यूज करके लिखेंगे तो पॉलिटिकल फैक्टर को एक जगह लिख दीजिए, उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, फिर सोशल फैक्टर को लिखिए। हाँ, एक क्या और कर सकते हैं यहाँ पे, सोशल फैक्टर लिख के ऐसे करके एरो बनाते जाइए, 3 पॉइंट लिख दिए, फिर पॉलिटिकल लिख दीजिए, फिर 3 पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर लिख दीजिए, आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लिख दीजिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर लिख दीजिए। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का पीडीएफ है। ठीक है, फिर लीगल फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकेंड अप्रोच क्या है, इसे अपना सकते हैं यदि आपको इस टाइप का सारे फैक्टर याद नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइप का जेनरिक
आप भी डाल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होना शुरू हो गया, मॉडर्न मशीनरीज या स्ट्रक्चरल चेंज इंडस्ट्री में होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन लेबर क्लासेस, इमरजेंस ऑफ लेबर यूनियन। तो इस टाइप का पॉइंट भी आप लिख लिख के इसके अंदर दो तीन तीन सब पढ़ा, ये सब हेडिंग्स हो जाएगा और इसके अंदर दो तीन पॉइंट सभी का लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन और यदि आप ऐसे यदि लीगल फैक्टर को अलग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर को अलग कर रहे हैं, तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल रहा है कि आपको समझ है, टॉपिक का समझ है, आप सभी चीज को सेग्रीगेट करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो अप्रोच आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। देखिए जहां भी क्लासिफिकेशन टाइप इस टाइप का चीज है ना, तो वहां आप एक सिंपल डायग्राम दिखा सकते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन दिखा दिए, उसके 4 टाइप ऐसे करके दिखा दीजिए कि प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर से रिलेटेड किसी भी टाइप को ऐसे भी दिखा सकते हैं, या ऐसा अब स्पोक डायग्राम भी में भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कोई डायग्राम दिखाए ना, तो उसको जरूर एक बॉर्डर दें। बॉर्डर देने से क्या है ना, एक तो है कि आपका प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव हो जाएगा, दूसरा चीज़ है कि वर्ड जो शब्द है वो दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके दे सकते हैं। और फर्दर इसको डिवाइड कर दिए, प्रोटेक्टिव को वर्किंग कंडीशन एंड वेज में, सोशल सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या एकदम प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है आपका, है ना। और फिर आप एक एक को डिफाइन कीजिए कि प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन क्या है। तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखिए कि ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड इंश्योर द वेज सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेशन। तो ऐसे करके प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के बारे में लिख दीजिए। और फिर उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेशन ऑन वर्किंग कंडीशन एंड लेजिस्लेशन ऑन वेज। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल। अब यही है क्लासिफिकेशन तो आप दे रहे हैं, जब तक आप उदाहरण दे के एग्जाम्पल आप नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। कैसे पता चलेगा उनको कि प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, तो आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि वर्ड प्रोटेक्टिव है और लेजिस्लेशन है, इससे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्पल देंगे कि फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इनको पता है। तो ऐसे करके आप रेगुलेटिव लेजिस्लेशन के बारे में सेम कि क्या क्या एक्ट है रेगुलेटिव लेजिस्लेशन से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और फिर वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप करके आप यहाँ में आपका क्वेश्चन का पूरा पार्ट एड्रेस हो गया। अब चलिए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आप जब लिखेंगे तो कंक्लूजन एक वे फॉरवर्ड टाइप होना चाहिए कि लुकिंग होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। अब ये क्या था, क्वेश्चन था रिलेटेड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन तीनों को एक साथ आप सोच के देखिए तो क्या कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन को और कोई क्लासिफाइड और किसी तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता था क्या। ओरिजिन और डेवलपमेंट होने के बाद आज कहाँ हम पहुंच गए, तो देखिए वही दिखाया गया कि लेबर लेजिस्लेशन क्या है, एक मोस्ट डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। डायनामिक कि खूब सारा चेंजेज होता है, प्रोग्रेसिव क्या है, लेबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है और नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड लेबर कमीशन कि 44 सेंट्रल लेजिस्लेशन टू बी ग्रुप्ड इनटू द 4 कोड, 4 कोड में डिवाइड करना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन वाला बात भी आ गया, ठीक है, सेकेंड लेबर कमीशन का भी बात आ गया कि शुरू कहाँ से हुआ था, ब्रिटिश काल से, और हम सेकेंड लेबर लेजिस्लेशन 1999 में आ गए। और जो 4 कोड में, तो ये क्लासिफिकेशन का भी बात कर रहा है। कहने का मतलब है क्यों क्लासिफिकेशन किया जाए कि बेटर प्लानिंग हो सके, इन्फोर्समेंट अच्छे से हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो मतलब इस टाइप का कंक्लूजन आपका पहले से भी तैयार हो सकता है, या यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का जो डिमांड था ना, उससे रिलेटेड मॉडर्न टाइम में या भविष्य में क्या होने वाला है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ कंक्लूजन आपको देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर राइट द हेडिंग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना है कभी भी। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस, देयरफॉर, अतः, इसीलिए हम कह सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया। तो उससे इससे ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी बंदा कंक्लूड करने जा रहा है। ठीक है, तो आप इसी अप्रोच को किसी भी आंसर, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, उसमें आप देखिए कि किसी भी क्वेश्चन में कितने सब पार्ट आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और उसको वैलिडेट कीजिए और लिखिए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, खास करके एलएसडब्ल्यू के लिए। एलएसडब्ल्यू का 64th, 65th और 66th से रिलेटेड जो भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, उसका मॉडल आंसर मैं दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में।
और मेरा जो LSW का स्कोर था ना वो 176 था। देखिए मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था, लेकिन मुझे पता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और इसको कैसे स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए। और स्ट्रक्चर आपका बन गया ना तो कंटेंट कोई नहीं देखता। देखिए कंटेंट देखता है, नो डाउट कंटेंट देखेगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर अच्छा है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि नहीं कि बंदे को इस टॉपिक के बारे में समझ है। तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट एंड मोर कंटेंट।